आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के उस 78 साल पुराने गठबंधन की, जिसे कभी बिल्कुल अटूट माना जाता था, लेकिन आज ये दोस्ती खत्म होने की कगार पर पहुंचती दिख रही है। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये गठबंधन बना किस लिए था और अब किन कारणों से इसमें इतनी बड़ी दरार आ गई है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हेग का एक बहुत मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था कि इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे डुबोया नहीं जा सकता। सोचिए, एक ऐसा कैरियर जो कभी डूब नहीं सकता। दशकों तक अमेरिका इजराइल रिश्ते को बिल्कुल इसी तरह देखा गया, एक मजबूत अडिग विश्वास। लेकिन आज की बदलती और दरकती हुई हकीकत इस तस्वीर से बहुत अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक ट्रंप-नेतन्याहू टकराव की। मई 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बड़ी ही नाटकीय फोन कॉल हुई। इस एक कॉल ने दुनिया के सबसे ताकतवर गठबंधन में आई दरार को बिल्कुल साफ कर दिया। एक तरफ ट्रंप है, देखिए, इनके लिए ये जंग अब एक सियासी और भारी आर्थिक सिरदर्द बन गई है। इनका फोकस है गैस की कीमतें स्थिर करना और चुनाव से पहले कोई क्विक डील करना। और दूसरी तरफ नेतन्याहू है, उनके लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है, और वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए सैन्य हमले जारी रखना चाहते हैं। अब ये नंबर 2 देखिए। 40 दिनों के भयानक संघर्ष के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बन पाई है। सिर्फ 2 हफ्ते? ये कोई स्थायी शांति नहीं है, बल्कि एक बेहद तनावपूर्ण पॉज है, जहां हर पक्ष अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर ये अमेरिका-इजराइल गठबंधन बना कैसे था? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो शुरुआत में अमेरिका बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था। 1948 में मान्यता तो दे दी, लेकिन असली गेम चेंजर था 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। वहाँ इजराइल ने खुद को एक बेहद मजबूत मिलिट्री पावर साबित किया। फिर 1973 के यौम किपुर युद्ध में अमेरिका ने इमरजेंसी मदद भेजकर उसे बचाया। और ये सफ़र 2016 में ओबामा प्रशासन के $38 बिलियन के उस ऐतिहासिक सैन्य पैकेज तक बिना रुके चलता रहा। इस रिश्ते की शुरुआत की असल वजह बहुत दिलचस्प है। इसे जॉर्डन फैक्टर कहते हैं। हुआ ये था कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने समर्थक जॉर्डन को मिस्र और सीरिया से बचाने के लिए एक रीजनल बैलेंसर की ज़रूरत थी। इजराइल ने वो भूमिका बखूबी निभाई और वहीं से वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक संपत्ति बन गया। $3.8 बिलियन। आज के समय में अमेरिका हर साल इजराइल को सैन्य सहायता के रूप में इतनी बड़ी रकम देता है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और ये दिखाता है कि ये रिश्ता आर्थिक रूप से कितना गहरा हो चुका है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये $3.8 बिलियन असल में जाता कहाँ है? इस ग्रांट का 80% हिस्सा, जी हाँ 80%, इजराइल को वापस अमेरिकी रक्षा कंपनियों से ही हथियार खरीदने पर खर्च करना पड़ता है। मतलब ये मदद एक तरह से अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ही एक बहुत बड़ी सब्सिडी है, जिसने इजराइल को उनका सबसे पक्का ग्राहक बना दिया है। तो जब सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है, तो फिर आज इस रिश्ते में दरार के कारण क्या हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है घरेलू आर्थिक दबाव। हुआ ये कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया। इससे दुनिया की 20% तेल सप्लाई एकदम से ठप हो गई। अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छूने लगीं, और इसका सीधा और बुरा असर पड़ा अप्रैल 2026 में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स पर, जो धड़ाम से नीचे आ गिरी। यहीं आकर रणनीतिक हिट और घरेलू राजनीति आपस में टकरा गए। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की चिंताएं पूरी तरह से अस्तित्व की रक्षा से जुड़ी हैं। नेतन्याहू किसी जल्दबाजी में डील करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उनकी 3 बहुत सख्त शर्तें हैं। ईरान से सारा संवर्धित यूरेनियम बाहर निकाला जाए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह बंद हो, और हिजबुल्लाह हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट मिलना बंद हो। बिना इन शर्तों के युद्ध रोकना उनके लिए अपनी सुरक्षा से समझौता करने जैसा है। और इधर अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन देखिए। प्यू रिसर्च के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार अब लगभग 60% अमेरिकी इजराइल को नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। जनता के बीच सपोर्ट का इतना बड़ा पतन राजनेताओं पर अपनी नीतियां बदलने का जबरदस्त प्रेशर बना रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दूरी सिर्फ एक तरफ से नहीं है। इजरायली लीडरशिप भी इस निर्भरता को खत्म करना चाहती है।
खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की योजना अगले 10 सालों में इस अमेरिकी सैन्य सहायता को घटाकर 0 पर लाने की है। मतलब साफ है, दोनों ही देश अब एक दूसरे से आजाद होना चाहते हैं। अब आते हैं इसके ग्लोबल इम्पैक्ट पर। दुनिया और खास तौर पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कोई 2 देशों तक सीमित मसला नहीं है। इसके वैश्विक परिणाम बहुत खतरनाक हैं। महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बाधित हो रहे हैं, दुनिया भर में लंबी मुद्रास्फीति यानी महंगाई का खतरा पैदा हो गया है। और सबसे डरावनी बात, ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में भी बदल सकता है, जिसमें और भी कई देश घसीटे आ सकते हैं। अब जरा आंकड़ों से परे मानवीय नजरिए से सोचिए। मिडिल ईस्ट में लगभग 90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं। सिर्फ यूएई और सऊदी अरब को ही मिला लें तो ये आंकड़ा 60 लाख के पार चला जाता है। इस पूरे क्षेत्र में युद्ध के बादल मंडराने का सीधा मतलब है इन लाखों जिंदगियों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा संकट। ऊपर से भारत की ऊर्जा सुरक्षा का क्या? हम अपना 50% कच्चा तेल और 85% एलपीजी इसी खाड़ी क्षेत्र से आयात करते हैं। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में कोई भी रुकावट आती है तो हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा और तगड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है, $120 बिलियन। 2023-2024 में खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों ने इतनी रिकॉर्ड रकम अपने देश भेजी थी। अगर वहां कोई लंबा युद्ध छिड़ता है तो भारत को मिलने वाली इस भारी आर्थिक मदद को बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इन सब बातों के बाद सवाल वही लौटकर आता है, क्या ये दोस्ती खत्म हो जाएगी? हम सबको यही सोचना पड़ रहा है कि जिस रिश्ते की शुरुआत एक रणनीतिक जरूरत से हुई और जो इतने दशकों तक चरम पर रहा, क्या वो अब टूट जाएगा? क्या दोनों देशों की रणनीतियों का ये टकराव इतना गहरा है कि अब इसे कभी सुधारा नहीं जा सकता? इस पर जेएनयू के प्रोफेसर ए.के. पाशा का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। उनका कहना है कि नेताओं के बीच भले ही कितना भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम के लेवल पर रणनीति, अरबों डॉलर के हथियार सौदे और खुफिया टेक्नोलॉजी की जो मजबूत तिहरी रस्सी बंधी है, वो रातों रात कटने वाली नहीं है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि शायद ये गठबंधन पूरी तरह से खत्म न हो, लेकिन ये अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है। अब ये बिना शर्त और वैचारिक समर्थन वाला रिश्ता बिल्कुल नहीं रहा। ये अब विशुद्ध रूप से लेन देन और कैलकुलेटेड मुनाफे पर आधारित एक ठंडी साझेदारी में शिफ्ट हो चुका है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बदलती हुई दुनिया, घरेलू राजनीति के भारी दबाव और तेल की सियासत के बीच मिडिल ईस्ट के इस सबसे ताकतवर गठबंधन में असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी से भरपूर ऐसे ही और गंभीर मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।